उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। मुझे टाइगर को बचाना है, टाइगर को बचाना है। उसके जहन के अंदर चीख जैसी आवाज़ उभरी। उसके साथ ही ज़मीन पर छा जाने वाला अंधेरा यकलख्त उससे दूर हो गया, जैसे किसी ने गुप्त अंधेरे में यकलख्त सर्च लाइट जला दी हो। उसने जल्दी से अपनी दोनों टांगें टाइगर के जिस्म से हटाई और फिर टाइगर की तरफ रुक करके उसने दोनों हाथों से टाइगर को झंझोड़ना शुरू कर दिया। होश में आओ टाइगर, तुम नहीं मर सकते, तुम नहीं मर सकते, होश में आओ। मैडम सागोरी ने टाइगर को झंझोड़ने के साथ साथ हिज़यानी अंदाज में चीखना शुरू कर दिया। ये शायद उसके जज्बे की तासीर थी कि यकलख्त टाइगर के हलक से कराहत सुनाई दी और उसके साथ ही उसके जिस्म में हरकत सी महसूस होने लगी। टाइगर, टाइगर जल्दी होश में आ जाओ, सागोरी मर सकती है, तुम नहीं मर सकते, होश में आओ। सागोरी ने उसी तरह हिज़यानी अंदाज में चीखते हुए कहा। सागोरी, तुम ओ इमरान साहब। टाइगर ने हैरत भरे अंदाज में सागोरी और इमरान को देखते हुए कहा, हाँ, मैंने तुम्हें मरने से बचा लिया है। देखो मैं खुद मर रही हूँ मगर मैंने तुम्हें बचा लिया। सागोरी के लहजे में बेपनाह मुसरत थी और वो ज़मीन पर पड़ी हुई हाँफ रही थी। ओह, तुम जख्मी हो, टाइगर ने यकलख्त चौंक कर कहा और दूसरे लम्हे उसकी बिजली किसी तेजी से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया। उसके साथ ही उसने अपने जिस्म पर मौजूद जैकेट उतारकर सागोरी के जिस्म पर इस तरह चेहरा मोड़े मोड़े डाल दीजिए। मैंने तुम्हें बचा लिया है, तुम पत्थर हो, जालिम हो, मगर मैंने तुम्हें बचा लिया। सागोरी के हलक से निकली हुई आवाज़ डूबती जा रही थी और फिर वो खामोश हो गई। टाइगर बिजली किसी तेजी से मुड़ा और उसके सर में इस कदर तेज धर था जैसे अंदर ज्वालामुखी मुसलसल फूट रहा हो, लेकिन वो तेजी से उठा और सागोरी को फलांगता हुआ साकित पड़े हुए इमरान पर झपट पड़ा। उसके अंदाज में बेपनाह वहशत थी। खुदा का शुक्र है इमरान साहब जिंदा है, टाइगर ने इमरान के सीने पर हाथ रखते हुए और एक तवील सांस लेकर कहा। उसके साथ ही उसने वहीं बैठकर दोनों हाथों से इमरान के सीने पर मालिश शुरू कर दी। फिर थोड़ी देर बाद इमरान के हलक से करहा निकली और उसके साथ ही उसकी आंखें भी खुल गई, लेकिन उसके साथ ही चेहरे पर शदीद तकलीफ के आसार भी उभर आए। इमरान साहब, शुक्र है आपको होश आ गया, वरना, टाइगर ने ऐसे अंदाज में कहा जैसे अगर इमरान को होश न आता तो टाइगर अपना सर भी किसी पत्थर से मारकर खुदकुशी कर लेता, वरना तुम एतमीनान से खुद उस्ताद का दर्जा हासिल करके सागोरी को शागिर्द बना लेते। अरे ओ, सागोरी कहाँ है? इमरान ने होंठ भींचते हुए कहा, लेकिन सागोरी का नाम लेते ही वो चौंक पड़ा। उसे नीम बेहोशी की हालत में पीटर और थॉमसन के दरमियान होने वाली गुफ्तगू के बारे में बातें याद आ गई। यही मौजूद है, उसकी पिंडलियां जख्मी हैं, वही तो मुझे होश में लाई है, टाइगर ने मुंह बनाते हुए कहा। ओह, काश मैं बेहोश ना होता तो मैं देखता कि वो कैसे सागोरी को ले जाते, लेकिन सागोरी यहाँ मौजूद है तो वो दोनों कहाँ गए? इमरान ने चौंक कर कहा। किन दोनों की बात कर रहे हैं आप? अब वैसे यहाँ एक एक्रीमियन की लाश भी मौजूद है, ये ना जाने कहाँ से आ गया है, टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। साथ ही उसने एक तरफ बंधे पड़े मुंह पड़ी लाश की तरफ इशारा किया। सागोरी की बिंडलियों से खून बह रहा है, इसकी बैंडेज करो वरना ये मर जाएगी, जल्दी करो, इमरान ने चौंक कर कहा और टाइगर उठकर सागोरी की तरफ बढ़ गया। उसने हाथों से उसकी पिंडलियों पर मौजूद खून साफ करना शुरू कर दिया। उसे गोलियां मारी गई हैं इमरान साहब, टाइगर ने जख्मों की नौयत देखते हुए कहा। हड्डियां बच गई हैं, इमरान ने सवालिया लहजे में कहा। जी हाँ, गोलियों ने गोश्त फाड़ दिया है, टाइगर ने कहा और फिर जख्मों पर अपनी कमीज फाड़ कर बैंडेज करनी शुरू कर दी। ये पीटर जिस पोजीशन पर पड़ा है इससे जाहिर होता है कि ये ऊपर से गिरा है, इसका मतलब है ऊपर जबरदस्त जंग होती रही है। इमरान ने अपने आप को उठाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन इसका सिर्फ एक बाजू हरकत कर रहा था जबकि दूसरा उसी तरह बेकार था। इमरान साहब, आपको उठने में तकलीफ हो रही है, मैं सहारा देता हूँ, टाइगर ने जो अपनी कमीज फाड़कर सागोरी की पिंडलियों की बैंडेज कर रहा था तेजी से इमरान की तरफ बढ़ते हुए कहा। मेरे दाएं बाजू और रीढ़ की हड्डी की जोड़ डिसलोकेट हो गए हैं, ऐसा करो पहले मेरे बाएं बाजू को सीधा ऊपर को उठाओ और फिर हल्के से झटके से दाएं तरफ मोड़ देना, ये एडजस्ट हो जाएगा, इमरान ने होंठ भींचते हुए कहा और टाइगर लपक कर इमरान का बाजू दोनों हाथों में पकड़ा और उसे आहिस्ता से ऊपर को उठाने लगा। इमरान के होंठ भींचे हुए थे। बस अब दाएं तरफ को झटका दो, इमरान ने भींचे भींचे अंदाज में कहा और टाइगर ने बाजू को दाएं तरफ झटका दिया। हल्की सी खटक की आवाज सुनाई थी और इमरान की पेशानी पसीने से तर हो गई, लेकिन उसके साथ ही उसका बाजू हरकत करने लगा। अब जरा सा पैर ऊपर करो, इमरान ने ऊंधा मुंह लेटते हुए कहा और टाइगर ने जरा सा पैर ऊपर किया। बस अब दोनों पिंडलियां जोड़कर एक हाथ में पकड़ो और रानों के नीचे बाजू डालकर उन्हें इकट्ठा ऊपर को उठाओ, इमरान ने
इसी अंदाज में पड़े पड़े उसे मजीद बात कर दी और टाइगर ने उसकी हिदायत पर अमल करना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद ही खटाक की हल्की सी आवाज़ इमरान की कमर से बरामद हुई। बस ठीक है, अब छोड़ दो, इमरान एक तवील सांस लेते हुए कहा और टाइगर ने आहिस्ता से टांगें वापस ज़मीन पर रख दी। इस पर इमरान ने खुद ही अपने जिस्म को पलटा और फिर एक झटके से उठकर बैठ गया और फिर वो लड़खड़ाते हुए अंदाज में उठने लगा। टाइगर ने उसे सहारा दिया। इमरान को पहले तो खड़े होकर अपना तवाज़ुन बरकरार रखने में खासी दुश्वारी हुई, लेकिन फिर वो संभल गया। बस ठीक है, अब हट जाओ, इमरान ने अपने आप को संभालते हुए कहा और टाइगर उसे छोड़कर एक तरफ हटा। इमरान ने अपने दोनों बाजू आगे की तरफ किए और फिर उसका ऊपर वाला जिस्म रकू के अंदाज में झुकता गया। चंद लम्हों बाद जैसे ही उसके हाथ उसके पैरों तक पहुंचे, इमरान ने दोनों हथेलियां जमीन पर रखने की कोशिश की। उसकी दोनों टांगें बिल्कुल सीधी थी। इसी लम्हे एक बार फिर खटाक की आवाज़ सुनाई थी और इस बार इमरान एक झटके से सीधा हो गया। दूसरे लम्हे उसने उछलकर बारी बारी अपने दोनों घुटने ऊपर को उठाए, फिर इस तरह खड़ा हो गया जैसे उससे कुछ हुआ ही ना हो। सागोरी को उठाओ और ऊपर चलो, इमरान ने मुड़कर टाइगर से कहा। सागोरी? टाइगर ने आंखें नीचे झुकाते हुए कहा। क्या हुआ सागोरी को? इमरान ने चौंक कर पूछा। वो अरियां हैं, मैंने उस पर अपनी जैकेट डाली है मगर, टाइगर ने अपना मुंह दूसरी तरफ करते हुए इस तरह हकलाते हुए कहा जैसे उसे ये बात करते हुए इंतहाई शर्म आ रही हो। ओह ठीक है, मैं उसे जैकेट पहनाता हूँ, तुम ऊपर चलो, इमरान ने कहा और सागोरी की तरफ बढ़ गया। उसने अपना मुंह दूसरी तरफ करके सागोरी की जिस्म पर पड़ी हुई टाइगर की जैकेट उठाई और फिर उसे एक तरफ रखकर उसने आंखें बंद कर ली और फिर दोनों हाथों से सागोरी की चत पड़े हुए जिस्म को मोड़कर उसे औंधे मुड़े डाल दिया। उसके बाद उसने आंखें खोली और जैकेट उठाकर उसने उसे खोला और बैठकर पहले सागोरी का एक बाजू जैकेट के अंदर डाला और फिर जैकेट को उसकी कमर पर फैलाकर उसने दूसरा बाजू भी मोड़कर जैकेट के अंदर डालने की कोशिश की। चंद लम्हों की कोशिश के बाद उसने दोनों बाजू जैकेट के अंदर डाल दिए और एक बार फिर आंखें बंद की और सागोरी को सीधा करके उसने जैकेट की दोनों साइडें ऊपर को खींची और फिर उन्हें इकट्ठा करके उसे टटोल कर जैकेट के बटन बंद करने शुरू कर दिए। जब सारे बटन बंद हो गए तो इमरान ने आंखें खोली और उठकर खड़ा हो गया। फिर उसने झुककर सागोरी को उठाया और उसे अपने कांधे पर लाद कर वो घड़े के ऊपर की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ गया। यहाँ भी एक लाश पड़ी है इमरान साहब, और सामने वाली कार से यहाँ तक घसीटने और खून के निशानात भी हैं, मशीन गनें भी मौजूद हैं। टाइगर ने इमरान के कड़े से बाहर आते ही उसे रिपोर्ट देते हुए कहा, यह कारनामा यकीनन सागोरी का है। उसने वाकई ही बेपनाह हिम्मत और जज्बे और हौसले से काम लिया है, वरना उसकी इज्जत के साथ साथ हम दोनों की जिंदगी का खात्मा यकीनी था। मैं उसे गार में ले चलता हूँ, तुम इधर उधर चेक करो, अगर पानी मिल सके तो ज़्यादा बेहतर है ताकि इसकी सही बैंडेज हो जाए, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। और टाइगर सर हिलाता हुआ इस तरफ को बढ़ गया जिधर रॉकेट गिरने से धमाके वाली खौफनाक तबाही के आसार फैले हुए थे। इमरान ने गार के अंदर सागोरी को जमीन पर लेटाया और फिर उसकी दोनों हथेलियां बारी बारी हाथों से मसलनी शुरू कर दी। चंद लम्हों बाद सागोरी के जिस्म में हरकत पैदा हुई और टाइगर ने हाथ हटा लिया और फिर जब तक इमरान ने बैंडेज मुकम्मल की, सागोरी मुकम्मल तौर पर होश में आ गई, लेकिन वो करहा रही थी। उसी लम्हे बाहर खटका सा हुआ और टाइगर तेजी से मुड़ा और दहाने की तरफ बढ़ने लगा। इमरान ने जल्दी से करहाती हुई सागोरी के मुंह पर हाथ रख दिया। पीटर थॉमसन, कहाँ हो तुम दोनों? अचानक बाहर से एक चीखती हुई आवाज़ सुनाई थी और टाइगर ने बड़ी एहतियात से छागल एक तरफ रखी और कांधे से लटकी हुई मशीन गन उतार ली। हलाक ना करना, सिर्फ काबू में करना, इमरान ने सरगोशियाना अंदाज में कहा और टाइगर सर हिलाते हुए आगे बढ़ा और पहले उसने सर बाहर निकाल कर झांका और फिर एक झटके से बाहर निकल गया। चंद लम्हों बाद बाहर से किसी के चीखने और गिरने की आवाज़ सुनाई तो इमरान ने सागोरी के मुंह पर रखा हुआ हाथ हटा लिया। टाइगर बच गया है ना? सागोरी ने हाथ हटते ही बड़े इस्तरारी अंदाज में पूछा और इमरान मुस्कुरा दिया। हाँ, ना सिर्फ बच गया है बल्कि तुम्हारा बेहद ममनून भी है। तुमने वाकई ही हम दोनों की जानें बचाने के लिए बेपनाह हिम्मत और हौसले से काम लिया है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और सागोरी का चेहरा मुसरत से खिल उठा। ओह शुक्र है, इस पत्थर में नरमी तो आई, सागोरी ने उठकर बैठते हुए कहा। ऐसी वैसी नरमी, पत्थर तो मोम में तब्दील हो चुका है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसी लम्हे टाइगर एक एक्रीमी के कांधे पर लादे हुए अंदर दाखिल हुआ। ये यकीनन उसका बॉस अहमर होगा जो इनका पता करने आया होगा। अहमर तो मर तो नहीं गया ये, इमरान ने उठते हुए कहा। नहीं, ये दूसरी तरफ मुंह किए खड़ा था। मैंने उसके सर पर मशीन गन का बट मार कर बेहोश कर दिया, टाइगर ने अहमर को जमीन पर लिटाते हुए कहा। शर्म से मुंह छुपाए खड़ा होगा कि क्या सामान आ गया है कि अब टाइगर को बचाने के लिए टाइगरस को जदोजहद करनी पड़ती है, वरना पहले ये काम टाइगर के जिम्मे हुआ करता था, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने टाइगर पर कोई एहसान नहीं किया इमरान साहब, ये तो मेरे दिल की आवाज़ थी। अगर टाइगर मर जाता तो मैं भी जिंदा ना रहती, सागोरी ने फौरी तौर पर जवाब दिया और टाइगर के होठ भींच गए जबकि इमरान खिलखिलाकर हंस पड़ा।
आखिर तुमने ऐसा कौन सा तीर मार लिया है? तुम सीक्रेट सर्विस की चीफ हो, इतना तो तुम कर ही सकती थी। टाइगर से ना रहा गया तो वो बोल ही पड़ा, अच्छा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। सागोरी ने यकलख्त गुस्से से भड़कते हुए लहजे में कहा। फिर इससे पहले कि इमरान उसे रोकता, उसने फुल स्पीड में अपने होश में आने से लेकर गड्ढे में गिरकर बेहोश होने तक तमाम वाक़यात एक ही सांस में सुनाने शुरू कर दिए। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था, जबकि टाइगर के चेहरे पर इस पर वाकई शर्मिंदगी के आसार उभर आए थे, क्योंकि जो कुछ सागोरी बता रही थी इस लिहाज से वाकई ही सागोरी ने अपनी जान पर खेलकर इन दोनों की जानें बचाई थी। आई एम सॉरी मैडम सागोरी, मैं हमेशा तुम्हारा ममनून रहूंगा कि तुम्हारी हिम्मत और हौसले की वजह से इमरान साहब की जान बच गई, टाइगर ने खुजालत भरे अंदाज में कहा। और इमरान टाइगर के इस फिक्रे पर बेख्तियार मुस्कुराता हुआ अहमर की तरफ बढ़ गया। और तुम्हारी? सागोरी ने दांत किचकिचाते हुए कहा। मेरी मौत से तो खैर कोई फर्क ना पड़ता था, लेकिन इमरान साहब को अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता तो समझो पूरी इंसानियत ही मर जाती। मैं तुम्हारा मशकूर हूँ, टाइगर ने बड़े जज्बाती लहजे में जवाब दिया। और सागोरी की आंखें हैरत से कानों तक फैलती चली गई और इस तरह टाइगर को देखती रही जैसे उसे यकीन आ रहा हो कि कोई आदमी इस हद तक भी दूसरे के लिए अकीदत का जज्बा रख सकता है। उसी लम्हे फर्श पर पड़ा हुआ अहमर रहा और वो दोनों इधर मुतवज्जा हो गए। इमरान पहले ही अहमर के करीब खड़ा था, जबकि टाइगर भी कदम बढ़ाता वहां पहुंच गया। अहमर को होश आ रहा था। चंद लम्हों बाद उसकी आंखें एक झटके से खुली और उसने कराहते हुए उठने की कोशिश की, लेकिन इमरान ने पैर उठाकर उसकी गर्दन पर रख दिया और साथ ही टांग मोड़ दी। अहमर का उछलता हुआ जिस्म यकलख्त साकित हो गया और उसका चेहरा तेजी से मसक होने लगा। बोलो अहमर, लेबॉर्ट्री कहाँ है? इमरान ने गुर्राते हुए पूछा। मुझे नहीं मालूम, अहमर के हलक से खरखराती हुई आवाज निकली। किसे मालूम है? जल्दी बताओ, इमरान ने टांग को जरा सा मोड़ते हुए कहा। फर्नांडो को मालूम होगा, वो लेबॉर्ट्री में काम करता रहा है। अहमर की आवाज़ इस तरह निकली जैसे वो नशा के आलम में बोल रहा हो और अहमर ने टांग को काफ़ी वापस मोड़ दिया। इसे अहमर की तेज़ी से बिगड़ती हुई हालत से संभलने लगी। सुनो अहमर, पूरी तफसील से बताओ कि फर्नांडो कहाँ है और यहाँ किस तरह आ सकता है, वरना हमेशा के लिए इस असियतनाक तकलीफ का शिकार रहोगे, ना मर सकोगे ना जी सकोगे। इमरान ने सर्द लहजे में कहा। फर्नांडो एक बेस में है, उसने मुझे कॉल करके यहाँ रॉकेट बरसाने के लिए कहा था। मैंने रॉकेट बरसा दिए, फिर उसने कहा कि मैं आदमी भेजकर यहाँ इमरान और उसके साथियों की लाशें तलाश कराऊं और उनकी मौत की तस्दीक की रिपोर्ट दूं। मैंने अपने दोनों साथियों पीटर और थॉमसन को यहाँ भेजा, लेकिन जब काफ़ी देर तक उनकी रिपोर्ट ना मिली तो मैं खुद उनका पता करने यहाँ आया। अहमर ने हकलाते हुए कहा। तुम उसे यहीं से इतला देते या? इमरान ने पूछा। मैं फिक्स फ्रिक्वेंसी का ट्रांसमीटर साथ ले आया हूँ मगर, अहमर ने डूबते हुए लहजे में कहा, क्योंकि इमरान ने टांग को बरूंडना शुरू कर दिया था। उसके साथ साथ अहमर का चेहरा तेजी से बिगड़ता जा रहा था। फिर इमरान एक झटके से टांग को और ज्यादा मोड़ा और अहमर के जिस्म ने एक और झटका लिया। उसकी आंखें ऊपर को चढ़कर बेनूर हो गई। इमरान ने पैर हटाया और फिर झुककर अहमर के लिबास की तलाशी लेनी शुरू कर दी। चंद लम्हों बाद वो उसकी कोट की जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकाल चुका था। ये वाकई ही फिक्स फ्रिक्वेंसी का ट्रांसमीटर था। अब तुम दोनों खामोश रहोगे, इमरान ने मुड़कर सागोरी और टाइगर से मुखातिब होकर सर्द लहजे में कहा और फिर बॉक्स पर मौजूद एक बटन प्रेस कर दिया। दूसरे लम्हे बटन के ऊपर लगा हुआ एक छोटा सा बल्ब तेजी से जलने बुझने लगा और बॉक्स से हल्की हल्की जूं जूं की आवाजें निकलने लगी। हेलो अहमर कॉलिंग ओवर। इमरान के हलक से अहमर की आवाज निकली और सागोरी बुरी तरह चौंक कर इमरान को देखने लगी, जैसे उसे अपने कानों पर यकीन आ रहा हो, लेकिन टाइगर का चेहरा उसी तरह नॉर्मल था। यस फर्नांडो अटेंडिंग, क्या रिपोर्ट है? ओवर। चंद लम्हों बाद ही बॉक्स से फर्नांडो की तेज और पुरजोश आवाज सुनाई दी। बॉस, इमरान को तलाश कर लिया गया है। इसका साथी मर्द और औरत तो हलाक हो चुके हैं, लेकिन वो जिंदा है मगर शदीद जख्मी हालत में है। अब क्या हुक्म है? ओवर। इमरान ने अहमर के लहजे में बात करते हुए कहा। जिंदा है? ओह गॉड, अभी तक जिंदा है, उसे फौरी गोली से उड़ा दो। ओवर। दूसरी तरफ से फर्नांडो ने चीखते हुए कहा। इसका अंदाज ऐसा था जैसे इमरान एक लम्हा मजीद जिंदा रहता तो उसकी मौत का बायस बन जाए। ठीक है बॉस, उसे गोली मारने के बाद मेरे लिए क्या हुक्म है? ओवर। इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। तुम वहीं ठहरो, मैं खुद आ रहा हूं। मैं अपनी आंखों से इस इमरान की लाश को देखना चाहता हूं। उसके बाद हमारे यहाँ रहने का जवाब ही खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं बैकअप का ऑर्डर दे दूंगा। तुम कहाँ मौजूद हो? क्या बेस कैंप के करीब हो? ओवर। फर्नांडो ने कहा। हाँ, बेस कैंप से शुमाल की तरफ 1000 मीटर के फासले पर एक गड्ढे में इमरान पड़ा हुआ है, जबकि उसके बाकी साथियों की लाशें इस गड्ढे से कुछ दूर बिखरी पड़ी हैं।
ओवर, इमरान ने जवाब दिया। ठीक है, मैं आ रहा हूं, तुम बहरहाल मेरे आने से पहले उसे गोलियों से भून डालो। ओवर एंड ऑल, फर्नांडो ने तेज लहजे में कहा। उसके साथ ही ट्रांसमीटर से दोबारा हल्की सी जूसू की आवाजें निकलने लगी और वो बातचीत के दौरान मुस्तकिल जलने वाले बल्ब दोबारा जलने बुझने लगा। इमरान एक तवील सांस लेते हुए ट्रांसमीटर का बटन ऑफ कर दिया। अब हमें इस फर्नांडो को घेरना होगा। मैं इसे हर सूरत में जिंदा पकड़ना चाहता हूं ताकि इससे लेबॉर्टरी का महल वकू मालूम हो सके। शायद शदीद ये हमारी किस्मत में है कि फर्नांडो महल वकू जानता है, वरना मैं तो सोच रहा था कि शायद इस पूरे इलाके को डायनामाइट से उड़ाना पड़ेगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और सागोरी की तरफ बढ़ गया। तुम बिल्कुल इस अहमर के लहजे में बात कर रहे थे, तुम ऐसा कैसे कर लेते हो? सागोरी ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं तुम्हारे लहजे में भी बात कर सकता हूँ, बशर्ते का टाइगर उसे पसंद करे तो। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ये कहाँ पसंद करेगा, पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है। सागोरी ने मुंह बनाते हुए कहा। जंगल की मिट्टी होगी, इसलिए तुम्हारी कदर नहीं कर रहा। बहरहाल अब तुम बताओ, तुम खड़ी हो सकती हो या? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि टाइगर होंठ नीचे खामोश खड़ा रहा। उसने इमरान या सागोरी की बात पर कोई तबसरा न किया। या का क्या मतलब? क्या तुम मुझे यहीं छोड़कर जाना चाहते हो? सागोरी ने चौंक कर कहा। जाहिर है मैं और क्या कर सकता हूँ, अलबत्ता टाइगर चाहे तो तुम्हारे साथ यहाँ बैठकर तुम्हारी खिदमत कर सकता है। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। सॉरी इमरान साहब, मुझसे ऐसी उम्मीद ना रखना। वैसे भी उसे अपने साथ लटकाए फिरते हैं, वरना मैं तो इसे साथ लेकर जाने का भी कायल ना था। टाइगर ने सर्द और रूखे लहजे में स्पार्ट जवाब देते हुए कहा। मैं साथ ना आती तो अब तक तुम कब्र में उतर चुके होते, वहीं खड़े में मुर्दों की तरह। अब जान बच गई है तो अब बातें बना रहे हो। सागोरी ने काट खाने वाले लहजे में कहा। तुम्हारे इन तानों से तो बेहतर था कि मौत ही आ जाती। जरा सा काम क्या कर लिया, अजाब में डाल दिया है। टाइगर ने बुरी तरह झुल्लाए हुए लहजे में कहा। इमरान साहब आप यहाँ रुके, मैं जाकर इस फर्नांडो को ले आता हूँ, टाइगर ने तेज लहजे में कहा। फिर इससे पहले कि इमरान को जवाब देता वो बिजली की सी तेजी से दौड़ता हुआ कार के दहाने से बाहर निकल गया। काश मैं उसे अपने हाथों से गोली मार देती, यह तो इंसान ही नहीं है। सागोरी की आवाज़ सुनाई थी, लहजे से ही जाहिर हो रहा था कि वो पूरी तरह दांत पीस रही है। मैंने पहले भी तुम्हें कहा था कि ये टाइगर है, तुम उसे ख्वामख्वाह इंसान बनाने पर तुली हुई हो। बहरहाल उठने की कोशिश करो, वरना वाकई ही हमें तुम्हें यहाँ छोड़कर जाना पड़ेगा। इमरान ने मुड़कर सागोरी की तरफ बढ़ते हुए कहा और सागोरी ने सर हिलाते हुए उठकर खड़े होने की कोशिश शुरू कर दी। इमरान ने आगे बढ़कर उसे सहारा देकर खड़ा कर दिया। सागोरी के चेहरे पर तकलीफ के शदीद आसार उभर आए और उसका जिस्म लड़खड़ाने लगा। वेरी गुड, इस कदर हौसला और हिम्मत तो मैंने आज तक नहीं देखी। कदम उठाओ, शाबाश, इमरान ने कहा और सागोरी का चेहरा मजीद खिल उठा। उसने कदम उठाया, उसका जिस्म लड़खड़ाया, मगर उसने अपने आप को संभाल लिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो संभल कर कदम उठाने लगी। गुड शो, इमरान के लहजे में खलूस था, क्योंकि सागोरी ने वाकई ही इंतहाई हिम्मत और हौसले से काम लिया था। ये तुमने मुझे हौसला दिलाया है, वरना मेरा तो ख्याल था कि तुम शायद मैं हमेशा के लिए माजूर हो चुकी हूँ, सागोरी ने मुसरत भरे लहजे में कहा। अब तुम यहाँ चलने की मशक करो, मैं फर्नांडो को देखता हूँ। अब तुम अपना ख्याल रख सकती हो, मगर बाहर ना निकलना, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा और तेजी से बाहर की तरफ लपक गया। सागोरी ने सर हिलाते हुए दोबारा चलने की कोशिश शुरू कर दी। उसके चेहरे पर अब मुसरत के साथ साथ गहरे इत्मीनान का तासुर भी मौजूद था। कमरे का दरवाज़ा एक धमाके से खुला तो सामने पड़ी ही मेज़ के पीछे बैठा हुआ चौड़े जबड़ों और बड़े सरदार लहीम व शहीम जिस्म वाला आदमी बेख्तियार चौंक पड़ा। मेज़ पर मौजूद टेबल लैंप चल रहा था और उसके सामने एक फाइल खुली हुई थी। बॉस, एक हैरत अंगेज़ खबर है आपके लिए, दरवाजे से आने वाले एक उलझे हुए बालों वाले नौजवान ने इंतहाई पुरजोश लहजे में कहा। इस नौजवान की फराख पेशानी इसकी जहानत का पता दे दी थी। इस हैरत अंगेज़ खबर का ये मतलब होता है मर्फी कि तुम इस तरह अहमकों की तरह बगैर दस्तक दिए अंदर आ जाओ, बॉस ने खसमनाक लहजे में कहा। सॉरी बॉस, दरअसल ये खबर ऐसी है कि मुझे सब कुछ भूल गया। आई एम सॉरी, नौजवान ने यकलख्त सहम कर जवाब देते हुए कहा। आइंदा मोहतात रहना, मैं दूसरी गलती के बाद सांस लेने की इजाज़त किसी को नहीं दिया करता। बैठो और बताओ क्या खबर लाए हो, बॉस ने इस तरह करख्त और सर्द लहजे में कहा और नौजवान बड़े सहमे हुए अंदाज में मेज़ की दूसरी तरफ पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गया। इसका सारा जोशो खरोश ख़त्म हो गया, वो अब किसी भीगे हुए चूहे की तरह दिखाई दे रहा था। बॉस 01 को खोलने की कोशिश की जा रही है, नौजवान ने मरे मरे लहजे में कहा, लेकिन इस फिक्रे का असर बॉस पर किसी बम के धमाके जैसा हुआ। क्या कह रहे हो, क्या तुम होश में हो?
बॉस ने इंतहाई बुखलाए हुए लहजे में कहा और बेइख्तियार कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ बॉस, इसलिए तो मुझसे दस्तक ना देने की गुस्ताखी हुई थी, नौजवान ने जवाब दिया। उसके लहजे में हल्की सी तंज थी। ओहो, ये वाकई हैरतंगेज खबर है। कौन खो रहा है और कैसे खो रहा है, जल्दी बताओ, बॉस ने होंठ चबाते हुए कहा। उसके चेहरे पर शदीद तशवीश के आसार उभर आए थे। बॉस, मैं रूटीन के मुताबिक 01 की कॉशन मशीन को चेक करने गया। मैंने इस मशीन पर वो बल्ब जलता बुझता देखा जो इस बात का कॉशन देता है कि 01 को खोलने के लिए कोई कोशिश की जा रही है। गो 01 को मुकम्मल सील्ड कर दिया गया है, इसलिए वो किसी सूरत भी नहीं खुल सकता। लेकिन बहरहाल ये हैरतंगेज इतला थी कि उसे खोलने की कोशिश की जा रही है, इसलिए मैं ये इतला आपको देने के लिए खुद यहाँ आपके लिए भाग पड़ा, नौजवान ने स्पार्ट लहजे में तफसील बताते हुए कहा। हो सकता है मशीन में कोई खराबी पैदा हुई हो, वो उसने होंठ चबाते हुए कहा। नहीं बॉस, मशीन बिल्कुल दुरुस्त काम कर रही है। ऐसे अगर आप हुक्म दे तो अल्टाइन इस मशीन को ऑन कर दिया जाए, इससे बाहर की सूरत हाल सामने आ जाएगी, मगर इसके लिए ये ज़रूरी होगा कि एयर लॉक को ख़त्म कर दिया जाए, मर्फी ने तजवीज़ पेश करते हुए कहा। ठीक है, एयर लॉक ख़त्म हो जाने से 01 को कोई ख़ास खतरा लाहक नहीं हो सकता, लेकिन बहरहाल हमें ये तो मालूम करना ही पड़ेगा कि कौन 01 को खोलने की कोशिश कर रहा है। आओ मेरे साथ, बॉस ने तेज लहजे में कहा। उठकर तेज तेज कदम उठाता दरवाजे की तरफ बढ़ गया। नौजवान इसके पीछे था। दरवाजे से बाहर एक राहदारी थी, वो दोनों आगे पीछे चलते हुए बाएं तरफ को बढ़ते गए। ये लेबॉर्ट्री को ऊपर वाला हिस्सा था। असल लेबॉर्ट्री इससे भी नीचे बनाई गई थी। इस हिस्से में इंतजामी अमूर निपटाने वाले अमले के साथ साथ लेबॉर्ट्री में काम करने वाले अफराद के लिए खुराक और पानी के स्टोर्स थे। इसके साथ साथ इस हिस्से में ऐसी मशीनरी भी मौजूद थी जिससे लेबॉर्ट्री की हिफाजत के लिए कायम किए गए साइंसी इंतजामात की मुसलसल और मुस्तकिल निगरानी की जा सकी। इसके अलावा इस हिस्से में ऐसी खसूसी मशीनरी भी नस्ब थी जो इन पहाड़ियों में मौजूद एक मखसूस धात का सुराग लगाकर उस मखसूस अंदाज में निकालकर नीचे लेबॉर्ट्री तक पहुंचाती थी। लेकिन धात निकालने वाली मशीनरी तो इसी हिस्से में नस्ब थी, मगर इसे ऑपरेट सर रॉल्फ असल लेबॉर्ट्री से करते थे। लेकिन मशीनरी की देखभाल इनके जिम्मे थी। मर्फी इस हिस्से में मौजूद तमाम मशीनरी का ऑपरेटिंग इंचार्ज था, जबकि बॉस, जिसका नाम कर्नल टॉम था, इसका ताल्लुक एकेडमिया की डिफेंस लेबॉर्ट्री की सिक्योरिटी से था। कर्नल टॉम और मर्फी दोनों मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरने के बाद एक हाल कमरे में पहुंचे जहां हर तरफ मुख्तलिफ किस्म की बड़ी छोटी मशीनरी मौजूद थी और हर मशीनरी के सामने सफ़ेद कोट पहने इसका ऑपरेटर भी मौजूद था। ये देखिए बॉस, ये बल्ब अभी तक चल रहा है, इसका मतलब है कोशिश बदस्तूर जारी है। मर्फी ने मशीन पर मुसलसल जलने बुझने वाले एक बल्ब की तरफ इशारा करते हुए कहा। ये कोशिश किस किस्म की हो सकती है, इतनी देर गुजर जाने के बावजूद मुसलसल जारी है। कर्नल डॉम के लहजे में हैरत थी। बॉस, ये एयरलॉक तोड़ने की कोशिश में मसरूफ हैं। उन्होंने एयरलॉक लाइन तलाश कर ली है। ये लाइन पूरे तहाने के गिर्द फैली हुई है और जब तक इस पूरी लाइन पर मौजूद एयर टाइट करने वाले मादे को किसी जगह से खारिज ना किया जाए, एयर लॉक ख़त्म नहीं हो सकता। और मेरे ख्याल में ये एयर एग्जॉस्ट की पूरी लाइन की तलाशी ले जा रही है ताकि कहीं से कोई कमज़ोर पॉइंट मिले तो उसे इस्तेमाल किया जा सके, मर्फी ने बड़े एतमाद भरे लहजे में कहा। ठीक है, उनकी कोशिश तुम कामयाब कर दो। एयर लॉक तोड़कर अल्टाइन लीस मशीन ऑन कर दो ताकि मैं देखूँ तो सही ये कौन लोग हैं, कर्नल टॉम ने तहमकाना लहजे में कहा। ठीक है बॉस, इधर ऑपरेटिंग सेक्शन में आ जाइए, मर्फी ने कहा और वापस मुड़ गया। चंद लम्हों बाद वो दोनों हाल में वापस पहुंच गए। बॉस, अब मैं एयर लॉक तोड़ रहा हूं, मर्फी ने चंद लम्हों तक डायलों को देखने के बाद मुड़कर कर्नल टॉम से कहा और कर्नल टॉम ने सर हिला दिया। मर्फी ने एक सुर्ख रंग के हैंडल को जोर से ऊपर किया तो मशीन से काफ़ी देर तेज सीटी की आवाज़ गूंजती रही जो आहिस्ता आहिस्ता मदम होती चली गई। फिर मर्फी ने वो हैंडल नीचे किया और मशीन के इस हिस्से के बटन ऑफ करके वो इसके दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ा और उसने इस हिस्से के बटन प्रेस करने शुरू कर दिए। चंद बटन प्रेस होते ही इस हिस्से में मौजूद एक बड़ी सी स्क्रीन एक झमाके से रोशन हो गई है। चंद लम्हों तक इस पर आड़ी तिरछी लकीरें नमूदार होती रही और फिर एक झमाके से पहाड़ी इलाके का मंजर उभरा और उसके साथ ही कर्नल टॉम भी इख्तियार उठ खड़ा हुआ। ये मंजर भारतीय इर्ताश के शुमाली कोने का था और वहाँ दो मकामी मर्द और एक मकामी औरत जो जख्मी भी नजर आ रहे थे 01 के तकरीबन दरमियान में मौजूद थे। इनमें से एक ज़मीन पर झुका हुआ था और इसके हाथ में एक बर्मा था जिसकी लंबी सी नाल का कुछ हिस्सा ज़मीन के अंदर था और बर्मा बाकायदा चल रहा था। वह आदमी इस सिरे के ऊपर पूरा वजन डाले हुए थे। बर्मा शायद बैटरी से काम करता था। सख्त पहाड़ी पे जमीन पर जाकर बर्मा काम कर रहा था। चिंगारियां से निकल रही थी। कर्नल टॉम ये 01 में सुराख कर रहे हैं। एयर लॉक खत्म हो जाने की वजह से अब ये सुराख आसानी से कर लेंगे और सुराख के अंदर इन्होंने अगर कोई बम फेंक दिया तो 01 तबाह हो जाएगा और लेबॉर्ट्री के सारे हिफाजती इंतजामात धरे के धरे रह जाएंगे, मर्फी ने हिस्यानी अंदाज में चीखते हुए कहा।
वेरी बैड, वाकई वेरी बैड, वाकई हमसे हमाकत हो गई। हमें एयर लॉक ख़त्म ना करना चाहिए था। एयर लॉक की सूरत में ये बर्मा काम ही ना कर सकता, लेकिन अब क्या हो सकता है? कर्नल टॉम ने होंठ चबाते हुए कहा। बॉस, एक काम हो सकता है, उन्हें बेहोश किया जा सकता है, मर्फी ने अचानक कहा। बेहोश किया जा सकता है? वो कैसे? कर्नल टॉम ने चौंक कर पूछा। बॉस, एयर लॉक होल से बेहोशी की गैस बाहर फेंकी जा सकती है, मर्फी ने जवाब दिया। ओह, अगर ऐसा हो सकता है तो फिर अब तक खड़े क्यों हो? क्या इस वक्त हरकत में आओगे जब ये सुराख करके बम फेंक चुके होंगे? कर्नल ने गुस्से से चीखते हुए कहा। सर, सुराख होने में अभी वक्त बाकी है। ये पहाड़ी ज़मीन है। मैं बताना चाहता हूँ कि ये गैसें उन्हें ज़्यादा देर तक बेहोश ना रख सकेंगी, क्योंकि बाहर खुली फिजा है। गैस का मामूली सा असर ही होगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे तक बेहोश रह सकेंगे, और आधे घंटे बाद अगर उन्होंने अपना काम फिर शुरू कर दिया तो, मर्फी ने कहा, तो फिर दोबारा गैस फायर कर देना। कर्नल टॉम ने दांत पीसते हुए कहा। मगर बॉस, कब तक गैस की मामूली सी मिकदार है? ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार इस्तेमाल हो सकेगी। अलबत्ता ऐसा हो सकता है कि उनके बेहोश होने पर हम इमरजेंसी होल खोलकर बाहर आदमी भेजकर इनका खात्मा कर दें, या फिर उन्हें बेहोशी के आलम में 01 में लाकर उनका खात्मा कर दें। तब ये मसला हल हो सकता है। मर्फी वाकई ज़हीन आदमी था। ओ, तुम ठीक कह रहे हो मर्फी, मुझे तुम्हारी जहानत पसंद आई है, लेकिन उन्हें मारने के बाद मुझे हमेशा यही खलिश रही कि आखिर ये कौन लोग हैं। इसलिए पहले उन्हें बेहोश करके अंदर लाया जाए, फिर उन्हें बांध कर और बेहोशी में लाकर उनसे पूछ-गछ की जाए। उसके बाद उन्हें इत्मीनान से गोली मारी जा सकती है। कर्नल टॉम ने फैसला कुन लहजे में कहा। ठीक है सर, लेकिन ये बात असूल के खिलाफ है कि कोई अजनबी आदमी लेबॉर्ट्री के अंदर आ जाए, मर्फी ने मुंह बनाते हुए कहा। ओह यू नॉनसेंस, ये हिस्सा लेबॉर्ट्री का तो नहीं है। असूल नीचे वाली लेबॉर्ट्री के लिए है। फिर 3 बेहोश या बंधे हुए आदमी हमारे लिए क्या खतरा बन सकते हैं? चलो जल्दी करो, उन्हें बेहोश करके अंदर मंगवाओ, कर्नल टॉम ने गुस्से लहजे में कहा। और मर्फी मुड़ा और फिर उसने मशीन के एक और हिस्से को ऑपरेट करना शुरू कर दिया। चल लम्बों बाद जब वो पीछे हटा तो अचानक स्क्रीन पर नजर आने वाले तीनों अफराद यकलक लड़खड़ाए और फिर हाथ पैर मारते हुए टेढ़े मेढ़े अंदाज में नीचे गिर गए। बर्मा, जिसकी नाल आधी से ज्यादा जमीन के अंदर जा चुकी थी, ऊपर से वजन हटते ही खुद ब खुद रुक गया था। इन्हें क्रश रूम में पहुंचाओ और फिर उन्हें अच्छी तरह कुर्सियों से बांध देना। मैं अपने दफ्तर से कूड़ा ले आऊं। आज बड़ी मुद्दत के बाद मुझे इस कूड़े को इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा, कर्नल टॉम ने कहा। तेज तेज कदम उठाता इस ऑपरेटिंग सेक्शन से बाहर निकल गया। उसकी आंखों में बड़ी वहशियाना सी चमक उभर आई थी, जैसे बड़े अरसे के बाद किसी भूखे दरिंदे को अपना मरगूब शिकार नजर आ गया हो। इमरान की आंखें खुली तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि बात ये इर्ताश की बजाय एक बड़े से कमरे में मौजूद बहुत सी कुर्सियों में से एक कुर्सी पर बंधा हुआ बैठा है। उसके दाएं तरफ टाइगर था और टाइगर के बाद मैडम सागोरी मौजूद थी। वो दोनों अभी तक बेहोश थे। इस बड़े कमरे का जो कुर्सियों की तादाद के लिहाज से कोई मीटिंग रूम नजर आ रहा था। सामने दाएं कोने में मौजूद दरवाजा बंद था। कमरे की छत खासी नीची थी। इमरान के जहन में वो मंजिर घूम गया जब वो बर्मे से सुराख कर रहा था कि अचानक उसके जहन पर अंधेरा इस तरह से फैला कि वो संभल ही ना सका। फर्नांडो को आसानी से टाइगर ने घेर लिया था। वो अहमक अकेला ही वहां आया था और फिर इमरान के मखसूस अंदाज तशद्दुद के सामने फर्नांडो ज्यादा से ज्यादा देर ना ठहर सका और उसने इस लेबॉर्ट्री का महल वकूफ बल्कि बता दिया और उसके साथ ही उसका तमाम हिफाजती निज़ाम भी, क्योंकि फर्नांडो एक अदद आदमी था जो इस लेबॉर्ट्री की तामीर में बाकायदा शामिल था। इमरान ने फर्नांडो से इसके साथियों के बारे में मजीद तफसीलात हासिल करने की कोशिश की और उसके बाद फर्नांडो का खात्मा करके उसने उसकी जेब में मौजूद ट्रांसमीटर से कॉल करके इसके सब साथियों को वहां बात के इर्ताश के अंदर इकट्ठा किया और खुद वो टाइगर और सागोरी के साथ स्पेशल बेस में पहुंच गया जहां से पीटर थॉमसन और अहमर आए थे। वो इस जगह जहां से इंतहाई आसानी से वादी में मौजूद अफराद का खात्मा किया जा सकता था पहुंच गया। चनाचा वही हुआ। इन सब अफराद के वहां पहुंचते ही इमरान के हुक्म पर टाइगर ने रॉकेट गनों से वादी में अचानक बारिश कर दी और तजर्बाकार वादी में फर्नांडो के साथियों की लाशें बिखर गई। इमरान ने इस खदशे के पेश नज़र के कहीं लेबॉर्ट्री के अंदर से इन लाशों को देखा ना जा सके। इन लाशों को टाइगर की मदद से एक गहरे घड़े में डाल दिया। अब वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो चुके थे। चनाचा उन्होंने हिफाजती इंतजामात के खात्मे का काम शुरू कर दिया। एयरलॉक लाइन उन्होंने तलाश कर ली थी, लेकिन इसका कमज़ोर पॉइंट हाथ ना आ रहा था, क्योंकि इमरान जानता था जब तक ये एयरलॉक ना तोड़ा जाए लेबॉर्ट्री के बाकी हिफाजती इंतजामात को बेकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आधे घंटे की मुसलसल कोशिश के बावजूद जब वो अभी कमजोर पॉइंट तलाश कर ही रहे थे कि यकलख्त उनके दाएं हाथ में लाइन में खुद ब खुद सुराख हुआ। उसके साथ ही एयरलॉक खत्म होने की मखसूस आवाज से वादी गूंज उठी। Like, comment, share, press the bell icon.